ऑलराइट, तो आज हम एक ऐसे एरिया की बात करेंगे, एक ऐसे देश की बात करेंगे जिसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो अपनी बाउंड्री को पाकिस्तान से वेस्ट साउथ डायरेक्शन की तरफ टच करता है। ईरान से इसकी बाउंड्री वेस्ट डायरेक्शन पे टच होती है। तुर्कमेनिस्तान से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे इसकी बाउंड्री टच होती है। उज्बेकिस्तान से नॉर्थ, तजाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट, चाइना से ये 76 किलोमीटर पे अपनी बाउंड्री को टच करता है वखान कॉरिडोर पर। इंडिया से इसकी बाउंड्री 106 किलोमीटर पर टच होती है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। और आज के समय पे गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में आता है। तो जी हाँ, हम अफगानिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, फिर बाद में हम तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान पढ़ेंगे, उसके बाद अमेरिका टेक ओवर तालिबान पढ़ेंगे एंड देन तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान बाय अमेरिका। एट लास्ट जो अमेरिका है वो तालिबान को टेक ओवर कर लेता है सिंस 2021 तक। इन चीज़ों का हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई और कौन किसने किसको टेक ओवर किया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान के बारे में। अफगानिस्तान 1933 से 1973 तक किंग जाहिर शाह के शासन में था। ये एक अनबिलीवेबल टाइम पीरियड माना जाता है क्योंकि उन्होंने 40 साल तक शासन किया था और किसी भी शासक के शासन करने का ये एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है। 20th सेंचुरी में जब दूसरे देशों में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे, तब यहाँ पर अफगानिस्तान में लोग इन किंग के द्वारा अधीन होते हुए चले जा रहे थे। तो 1973 में किंग जाहिर शाह को उनके कज़न ब्रदर दाऊद खान ने ओवरकम कर दिया और एक रिपब्लिक कंट्री को इस्टेब्लिश किया दाऊद खान ने। तो इस तरीके से मोनार्की सिस्टम जो था अफगानिस्तान में उसका एंड हो जाता है और पहली बार कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि दाऊद खान ने पॉलिटिकल रिग्रेशन को इंक्रीज किया था। दाऊद खान की पार्टी के लेफ्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा था, जिस पार्टी का नाम पीडीपीए था। इसका मतलब पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो एक्चुअली में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और यह अफगानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। अफगानिस्तान का सोवियत यूनियन के साथ भी एक लंबा रिलेशन था, जिससे सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड भी किया था। So at the very initial state, Daud Khan repression of the PDPA is sparked by the Saur Revolution in 1978। 27 अप्रैल 1978 में मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और जिसे लीड किया था पीडीपीए के द्वारा, और इसमें पीडीपीए को बैकिंग सोवियत यूनियन दे रहा था। इसके बाद दाऊद और उनके परिवार को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और पीडीपीए के मेंबर नूर मोहम्मद तराकी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिससे इन्होंने कहा कि अब हम एक समाजवादी या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट को स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो अब दुनिया में सिर्फ ऐसे दो देश हैं जहां कम्युनिस्ट ने रियलिटी में कब्जा कर लिया, जिसमें पहला देश यमन था और दूसरा अफगानिस्तान। इन्होंने शुरुआत कुछ की रिफॉर्म से किया, जिसमें इनका सबसे बड़ा गोल लैंड रिफॉर्म था। इसमें इन्होंने फ्यूडलिज्म को एंड करने को कहा क्योंकि फ्यूडलिज्म से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और फार्मर की कंडीशन बद से बदतर होती चली जा रही थी। ऑफ कोर्स उन्होंने कई वर्कर्स को जिंदा जला दिया था क्योंकि उस समय अफगानिस्तान कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में छोटे मोटे रिवोल्ट्स भी देखने को मिले, लेकिन ये रिवोल्ट ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाए थे। इसके बाद इन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बड़े बड़े लैंड ओनर से उनकी ज़मीन को कैप्चर करके पीजेंट्स में बांट रहे थे, फार्मर्स को बांट रहे थे, और साथ साथ जो किसानों पे कर्ज था उनको माफ़ कर दिया गया था। इसके साथ साथ फ्यूडल सिस्टम के वीक होने से, ट्राइबल लीडर्स के वीक होने से जो सिग्निफिकेंट पावर है वो रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिली। इन्होंने सिग्निफिकेंट चेंज के लिए वुमेन्स के रेस्पेक्ट में वुमेन राइट्स और एजुकेशन को भी प्रमोट किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने फोर्स मैरिज को बैन किया और इसके साथ साथ मिनिमम एज को डिसाइड कर दिया गया मैरिज के लिए। इन्होंने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बढ़ावा दिया वुमेन्स को और वुमेन्स के लिए, सो दैट दे कैन इंगेज आवर सेल्फ फॉर आवर कैरियर एट ऑल। और इन सभी रिफॉर्म से कई कल्चरल इम्पैक्ट भी होते हुए चले गए। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े कैंपेन भी किए जो एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ावा दे रहे थे। लाइक हम एजुकेशन को फ्री देंगे, एसेसिबल करेंगे, जो अफगानिस्तान की आवाम को लिटरेट करेगा इन फ्यूचर। इन्होंने कैंपेन लॉन्च किए ताकि इलिटरेसी को एलिमिनेट किया जा सके अफगानिस्तान के अंदर।
इन्होंने ये भी टारगेट किया कि जो वुमन मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आती है उन्हें स्पेशल तरीके से टारगेट किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन पर भी ध्यान दिया। दे फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेट लेड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, nationalize key industries and including banking and large scale agriculture, emphasize on infrastructure development like road, schools and hospital। इन सभी रिफॉर्म के लिए इन्होंने फॉरेन एड को इंक्रीज किया और सोवियत यूनियन की मदद से अफगानिस्तान में एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश भी की थी। परंतु इनके द्वारा किए गए रिफॉर्म और बदलावों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था ट्रेडिशनल पावर्स के जो स्ट्रक्चर्स थे, जैसे लैंडलॉर्ड और ट्राइबल्स जो लीडर थे, इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इनकी रिफॉर्म को। साथ साथ इन रिफॉर्म को टफ रेजिस्टेंस भी मिला रूरल पॉपुलेशन के द्वारा, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन काफ़ी हद तक रिलीजियस एस्पेक्ट से बंधे हुए थे, जो इस नए बदलावों को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे। CIA और ISI ने मुजाहिदीन को फंड देना शुरू कर दिया 1978 में, और इसी के 10 साल बाद 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया। इस विड्रॉल के बाद मुजाहिदीन ग्रुप आपस में बढ़ते चले गए और बढ़ने के बाद इन्होंने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मुजाहिदीन पावर में आ जाती है, पर ये एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं बना पाती, क्योंकि यह लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे और ये बहुत कुछ डिस्ट्रक्टिव वॉर, जो इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुई और कुछ हद तक एंड भी हुई 1996 के आसपास, जब तालिबान पावर में आ जाता है। तालिबान इमर्ज 1994 में होता है, जब अफगान में सिविल वॉर चल रही थी। तालिबान को फंड मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा किया जा रहा था। इसकी शुरुआत कंधार से होती है, जो कि एक पश्तून स्टूडेंट की तरह थे। इन्हें तालिब मतलब स्टूडेंट कहा जाता था, जो मदरसाओं से आते थे। इनका मकसद ऑर्डर को रिफॉर्म करना और स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को फॉलो कराना था, जो अब अफगानिस्तान को शरिया लॉ से गवर्न करना चाहते थे। इसमें इनकी रिक्रूटमेंट पाकिस्तान के कैंप से होती थी और इनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान से स्टार्ट की जाने लग गई थी। लाइक पाकिस्तान के जो मदरसास थे, जामिया, बिनोरा और कराची एटोल। सो फाइनली तालिबान राइजिंग इन पावर बिटवीन 1994 टू 1996। इन लोगों को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहा था, क्योंकि इनके जो प्रोमिसेस थे वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल थे। और इसके साथ साथ तालिबान को पाकिस्तान के द्वारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप आपस में लड़ने लग गए थे, जो पाकिस्तान के इंटरवीन को इंक्रीज कर देता है। अफगानिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के बाद बड़े बड़े ग्रुप भी बनना चालू हो गए थे, जैसे तालिबान ग्रुप और मुजाहिदीन ग्रुप। तो टोटल 7 मुजाहिदीन ग्रुप थे अफगानिस्तान में, जो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम तरीके से मैच नहीं हो पा रही थी और ये इसलिए आपस में लड़ने लग गए थे, जैसे अहमद शाह मसूदी और बुरहान रुब्बानी एंड अदर ग्रुप्स एज वेल। पहली पाकिस्तानी मिलिट्री बैकिंग मिली इन्हें गुलबुद्दीन हिदमतियार के द्वारा, पर इसके बाद भी ये काबुल को कैप्चर नहीं कर पाए। पर बाद में जब पाकिस्तान का इन्हें फुल्ली सपोर्ट मिला तो इन्होंने काबुल को कॉन्कर कर लिया, पर उन्होंने नॉर्थ अफगानिस्तान को टेक ओवर नहीं कर पाए, लाइक मजार शरीफ एक्सेट्रा, जो कि नॉर्थ अलायंस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था अफगानिस्तान के इस एरिया को। 1996 तक इन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया और यहाँ पर इस्लामिक इमरात ऑफ अफगानिस्तान को इस्टेब्लिश कर दिया था। इस टाइम पर डॉक्टर नाजिब प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे, जो कि कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि UN के प्रोटेक्शन में थे। इनको बाहर लाया गया और इन्हें टॉर्चर किया गया बहुत बुरी तरीके से, और काबिल में इन्हें कई लोगों के सामने हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और इसके बाद स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया, जो कि वुमेन्स और माइनॉरिटी के लिए बहुत ही बुरे तरीके से हरासमेंट की तरह होते चले गए। Enforcement of strict interpretation of Sharia law, ban the education of women and girls etc. लंबे समय तक पाकिस्तान सोसाइटी का ये दावा कर रही थी कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी, परंतु तालिबान जब पावर में आया तो यही सेम तरीके की चीज़ें होने लग गई, स्ट्रिक्ट मुस्लिम आइडियोलॉजी के फॉलो करने के कारण और शरिया लॉ के होने के कारण। और अलकायदा और लीडिंग लीडर्स जैसे ओसामा बिन लादेन की वेस्ट से लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण वो यहाँ पर आके प्रोटेक्शन मांगते हैं। इसके साथ साथ इसी टाइम पे मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी जो एक डॉटर थी वो ओसामा बिन लादेन को दे दी थी एज ए वाइफ।
इसी समय पर रिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है एथनिक्स माइनॉरिटी का, लाइक हजारा, जिसमें सिया और सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर भी। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इस समय ये कंट्री टोटली इंटरनेशनली आइसोलेटेड थी, जिसको केवल 3 कंट्री ही रिकॉग्नाइज करती थी। पहला पाकिस्तान, दूसरी सऊदी अरेबिया और तीसरी कतार। दे ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए तालिबान। 2001 में ये लोग ओसामा बिन लादेन को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जिसके कारण यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और तालिबान का फॉल हुआ 2001 में। लेकिन तालिबान एंड नहीं हुआ। बहुत सारे लीडर अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में आ गए छुपने के लिए, लाइक मुल्ला मोहम्मद उमर। इसके बाद ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया 2001 में। तालिबान ने इंसर्जेंसी को स्टार्ट कर दिया गया और ये लगातार 2001 से लेकर 2020 तक चलती रही अमेरिका के अगेंस्ट। इन्होंने कंटिन्यूसली पावर को गेन किया और यूएस ने अपनी मिलिट्री एफर्ट के द्वारा पीस टॉक को कंडक्ट कराया 2020 में। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अफगानिस्तान से यूएस आर्मी निकल जाएगी 2021 में। एंड जो तालिबान है वो 2021 में पावर में आता दिखाई देता है एट अ टाइम ऑफ कोविड। नाउ ऐसा फर्स्ट टाइम होता है जब तालिबान पावर में आता है पूरे के पूरे अफगानिस्तान वाले एरिया में। बट एट दैट टाइम नो वन कंट्री रिकॉग्नाइज तालिबान एज ए कंट्री। इवन इस टाइम जो पाकिस्तान है वो भी तालिबान को कंट्री मानने से दूर हटता हुआ दिखाई देता है। आज भी तालिबान फीमेल एजुकेशन और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध दिखाई देता है। इवन ये लोग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। ये लोग पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल पे भी अटैक करते रहते हैं। इन लोगों का ये स्ट्रिक्ट मानना है कि वुमेंस को क्लास 3 से अबव पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और ये लोग वेस्टर्न जो सिस्टम है, वेस्टर्न एजुकेशन है, इसके प्रॉपर अपोज में दिखाई देते हैं। तो फाइनली अब हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तालिबान की जो पावर है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है आने वाले ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के लिए। इन्होंने सारे लॉज को इम्प्लीमेंट किया और इन लॉ को कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करते रहने देना चाहते हैं, जो कि टोटली एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी ह्यूमन राइट है और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली आइसोलेटेड भी होकर रहना चाहते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है अफगानिस्तान की इस समय वो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो अफगानिस्तान के अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। इंटरनेशनली रिपोर्ट ये साबित करते हैं कि अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ टैक्सेशन सिस्टम के ना होने के बावजूद भी यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस सिस्टम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सो इट्स ऑल अबाउट द तालिबान। और हमने ये बात जानते हैं कि 2021 में दोबारा से जो अमेरिका है वो दोबारा से टेक ओवर कर लेता है तालिबान को। सो इट्स ऑल अबाउट तालिबान। थैंक यू।